आज के लेक्चर का टॉपिक है पूंजी बजटन की विधियाँ, टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। पूंजी व्यय निर्णय या विभिन्न पूंजी परियोजनाओं का मूल्यांकन उनके द्वारा किए जाने वाले उपार्जित प्रत्याय की दर से के आधार पर किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं को उनकी प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध करके सबसे अधिक प्रत्याय दर वाली परियोजना को चुना जाता है। इसके लिए कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। कुछ विधियां इस प्रकार से हैं पूंजी बजटन की, जैसा कि इस चार्ट में दिखाई दे रहा है। पूंजी बजटन की विधियों को दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो परंपरागत विधियां और दूसरी है अपहारित रोकड़ प्रवाह विधियां, या जिन्हें आधुनिक विधियों के नाम से भी जाना जाता है। परंपरागत विधियों को असमायोजित समय विधियां भी कहा जाता है, क्योंकि इन विधियों के अंतर्गत परियोजना से प्राप्त रोकड़ अंतर्वाहों के वर्तमान मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसके अंतर्गत परंपरागत विधियों के अंतर्गत तीन विधियों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। पहला है अपरिहार्यता, दूसरा है अदायगी अवधि और तीसरा है औसत प्रत्याय दर विधि। और अपहारित रोकड़ प्रवाह विधियों में भी तीन विधियां हैं: शुद्ध वर्तमान मूल्य, लाभदायकता सूचकांक और आंतरिक प्रत्याय दर। तो सबसे पहले हम परंपरागत विधियों के बारे में थोड़ा जानेंगे। परंपरागत विधियों में सबसे पहली मैंने आपको बताई अपरिहार्यता। अपरिहार्यता विधि आपातकालीन आवश्यकताओं अथवा संकटकालीन परिस्थितियों के आधार पर पूंजी परियोजना की स्वीकृति को उचित ठहराने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला एक मापदंड है। इस विधि के अंतर्गत ऐसी परियोजनाओं को पहले लिया जाता है जो कि तुरंत आवश्यक हैं तथा जिन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई मशीन कार्यरत है और वो खराब हो गई, तो उत्पादन प्रक्रिया को चालू रखने के लिए या तो उसकी मरम्मत करवाई जाए या नई मशीन को प्रस्थापित किया जाए। ऐसे निर्णय आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इन निर्णयों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ तो इसकी सरलता है, लेकिन अधिक विनियोजन और दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए इस विधि को निर्णय का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अपरिहार्यता कोई मापदंड नहीं है। अपरिहार्यता के आधार पर लिए गए निर्णय संयोग से भले ही ठीक निकलें, लेकिन वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर लिए गए निर्णयों की तुलना में ठीक नहीं होते। इसलिए अपरिहार्यता के आधार पर कोई भी पूंजी व्यय निर्णय तभी लिया जाना चाहिए जब वो विशेष परिस्थितियों में उचित तथा आवश्यक हो। तो ये अपरिहार्यता। दूसरी विधि है अदायगी अवधि विधि। अदायगी अवधि विधि विनियोजन प्रस्तावों के मूल्यांकन की परंपरागत विधियों में सबसे लोकप्रिय विधि मानी गई है। अदायगी अवधि वह अवधि जिसमें एक परियोजना की मूल लागत की वसूली होने की संभावना होती है, उसे अदायगी अवधि कहते हैं। विनियोग की लागत उससे अर्जित की जाने वाली आय से कितने वर्षों में वापस मिल जाएगी, ये अदायगी अवधि से ज्ञात किया जा सकता है। अदायगी अवधि की गणना दो प्रकार से की जा सकती है। पहली है किसी भी विनियोग के फलस्वरूप होने वाले समान रोकड़ अंतर्वाहों की स्थिति में। दो तरह की स्थितियां होती हैं कि कोई भी विनियोग किया गया, उससे हर वर्ष समान कैश इनफ्लो हुआ या असमान कैश इनफ्लो हुआ। तो दो परिस्थितियों के अंदर अदायगी अवधि की गणना की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि
समान रोकड़ अंतर्वाहों की स्थिति में किस प्रकार से अदायगी अवधि ज्ञात की जाती है, तो उसका एक फार्मूला है, उसका एक सूत्र है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश इनफ्लो। प्रारंभिक विनियोग को वार्षिक शुद्ध रोकड़ अंतर्वाहों में उसका भाग देकर अदायगी अवधि को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि इस चार्ट में भी एक उदाहरण दिया हुआ है कि अगर किसी कंपनी ने कोई नई मशीन के लिए 15,000 रुपये विनियोजित करने का विचार किया है, जिससे उसको 4 वर्षों तक 6,000 रुपये हर वर्ष रोकड़ अंतर्वाह का अनुमान है, तो पेबैक पीरियड किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। तो पेबैक पीरियड ज्ञात करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 15,000 है उसको 6,000 से डिवाइड किया जाएगा, तो ये अवधि आई है 2.5 वर्ष। तो 2.5 वर्ष वो अवधि है जिस अवधि में हमारा मूल विनियोग वापस हो जाएगा। तो इस प्रकार से अदायगी अवधि को ज्ञात किया जाता है। ये समान रोकड़ अंतर्वाहों की स्थिति में अगर किसी परियोजना से असमान रोकड़ अंतर्वाह प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में किस प्रकार से पेबैक पीरियड की गणना की जाती है, तो उसमें मैं ये एक स्टेटमेंट मैंने बताया है, उस तरह से एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। और स्टेटमेंट बनाकर उस स्टेटमेंट में जितने हर वर्ष कैश इनफ्लो हुए हैं उस कैश इनफ्लो में टैक्स माइनस किया जाता है, डिप्रिसिएशन माइनस किया जाता है, और उसके बाद टैक्स माइनस किया जाता है, डिप्रिसिएशन उसमें जोड़ा जाता है। डिप्रिसिएशन ज्ञात करके उसको उसमें कैश इनफ्लो में जोड़ा जाता है और फिर उसका कम्युलेटिव कैश इनफ्लो ज्ञात किया जाता है। जैसे पहले वर्ष के कैश फ्लो में दूसरे वर्ष का कैश फ्लो जोड़ा, फिर दूसरे वर्ष पहले और दूसरे में तीसरे वर्ष का जोड़ा, फिर पहले दूसरे तीसरे वर्ष में चौथे वर्ष का कैश फ्लो जोड़ा। जैसा कि इस चार्ट में भी मैंने दर्शाया है। ये एक प्रॉब्लम डिस्कस की हुई है कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें पहले वर्ष 50,000, दूसरे वर्ष 50,000, तीसरे वर्ष 40,000, चौथे वर्ष 40,000 और पाँचवें वर्ष 20,000 कैश इनफ्लो प्राप्त हुए। और क्वेश्चन में दिया हुआ है 20% हास और 50% इनकम टैक्स। तो इस 50% इनकम टैक्स माइनस करके कैश इनफ्लो हमें ज्ञात करेंगे। उसमें डेप्रिसिएशन चूँकि 20% है मूल लागत का, तो मूल लागत का 20% हो गया 20,000। 1,00,000 रुपये मूल लागत है, उसका 20,000, तो ये 20,000 इसमें वापस जोड़ा जाएगा, क्योंकि हमें जो कैश इनफ्लो लेने हैं वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन लेने हैं। चूँकि हमें ये आफ्टर डेप्रिसिएशन दिए हुए हैं तो इसमें हमें डेप्रिसिएशन जोड़ना है। तो ये हमारे पास नेट कैश फ्लो आ गए। नेट कैश फ्लो में कम्युलेटिव निकाला, पहले वर्ष का 45, दूसरे वर्ष का 45 + 45 90, तीसरे वर्ष का 1,30,000, फिर 1,70,000 और फिर 2,00,000। ये हमारे कैश फ्लो आ गए। उन कैश फ्लो को इस प्रकार से हम इस टेबल में ज्ञात करते हैं कि मूल विनियोग किस वर्ष में आ रहा है, कम्युलेटिव कैश फ्लो में किस वर्ष मूल विनियोग के बराबर राशि कैश फ्लो दर्शाया हुआ है। तो इस चार्ट में मूल विनियोग चूँकि 1,00,000 है, तो 1,00,000 की राशि किसी भी अवधि में नहीं है, तो हमारा मूल विनियोग से पहले की और बाद की राशि है दूसरे और तीसरे वर्ष में। दूसरे वर्ष में 90,000 और तीसरे वर्ष में 1,30,000। तो पे बैक पीरियड हमारा दूसरे और तीसरे वर्ष के मध्य कहीं है, तो उसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। दूसरा वर्ष का जो कैश फ्लो है वो 1,00,000 से कम है, तो 2 को उसमें जोड़ेंगे, मूल विनियोग माइनस तीसरे वर्ष का कैश इनफ्लो, दूसरे वर्ष का कैश इनफ्लो, और उसको डिवाइड करेंगे तीसरे वर्ष के मूल कैश इनफ्लो से। तो ये हमारा आ गई इसमें 2 साल 3 महीना, तो 2 साल और 3 महीने में हमारा कैश फ्लो
आ जाएगा वापस, सॉरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा वापस आ जाएगा। तो ये अवधि जो है ये हमारी पे बैक पीरियड या अवधि या अदायगी अवधि कहलाएगी। तो इस प्रकार से अनइवन कैश फ्लो के संदर्भ में हम पे बैक पीरियड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पे बैक पीरियड में कुछ सुधार की भी, अदायगी अवधि विधि जो है उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए इसमें कुछ सुधार भी बताए गए हैं, जिन सुधारों के बारे में मैं अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगी।